नमस्कार। केबीसी के लाइव में नेता मांगे वोट को लेकर हम हाजिर हैं आज आपके सामने। दर्शकों, सबसे पहले आपको हम इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे। चुनाव का मौसम है और नेता आप सबके घर वोट मांगने आ रहे हैं और हम सबको वोट देना भी है, लेकिन वोट किसे देना है, यह एक अहम सवाल है। इसी सवाल के समाधान को लेकर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने सीधे आप अपना सवाल अपने जनप्रतिनिधि के सामने रख सकते हैं और आपके प्रतिनिधि आपके सवाल का जवाब देंगे। हम भी आपके सवाल में साथ देकर उनसे सवाल पूछेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारी पहले मेहमान हैं मनोज कुमार शाह, बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से, और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी समीर कुमार झा जी हैं। तो चलिए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। जी, तो बताइए, आप बताइए मनोज जी, हमारा कार्यक्रम है नेता मांगे वोट। आप जनता के बीच जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं, तो जनता को आश्वस्त कीजिए कि जनता आपको वोट क्यों दे। पहले तो मैं जनता के सामने अपना बात रखना चाहूँगा कि मैं राजनीति में पहली बार आया और राजनीति में कदम रखा हमारे गुरु डॉक्टर महेश मंडल के द्वारा। मैं पहले बीते समय में मैं ठेला चालक हुआ करता था और मैं अपनी गरीबी को इस प्रकार महसूस किया है। मैं छोटे छोटे काम से मैं आगे बढ़ा। अभी हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है और हमारे पास कारखाने भी हैं। तो मैं सामने जो आया जनता के लिए, मैं जनता को बताना ही चाहता हूँ कि एक ठेला चालक इतना आगे बढ़ सकता है तो हमारा समाज जिससे वोट देकर बनाता है वो हमारे शहर समाज को, गांव को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता है। तो जनता आपसे जानना चाहेगी कि जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुने, क्यों जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसे क्या खास मुद्दे को लेकर आप इस क्षेत्र में आए हैं जो जनता आपको अपना प्रतिनिधि माने? जनता को मैं पहले ये बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि वोट मांगे आपसे, उनसे सवाल कीजिए कि आप हमसे वोट लीजिएगा तो हमारे शहर की जो कमियां हैं और जो हमारा विकास विफल हुआ है, जो नगर निगम की जो विकास पिछले पटना में जो देखा गया था, अभी मुजफ्फरपुर में है, अभी जो भागलपुर में है, उस प्रकार हमारे शहर का विकास क्यों नहीं हुआ? विकास होना चाहिए। हम लोग नेता नहीं बनाते, गार्जियन बनाते हैं, और जिस प्रकार घर के जो गार्जियन होते हैं घर चलाने के लिए होने चाहिए, उसी प्रकार हम जो नेता बनाते हैं हमारे शहर को चलाने के लिए होना चाहिए। तो हमारा सवाल वही है कि जनता आपको क्यों चुने, क्या करने वाले हैं? इसी बात को मैं बता रहा हूं। मैं जनता को कहना चाहता हूं आप हमें चुने इसीलिए कि मैं छोटे कामे से आगे बढ़ा हूं। हमारा एक कारखाना है, मैं जिस रास्ते से बढ़ा हूं मैं उसी रास्ते से मैं पूरे कटिहार को बेरोजगारी से मुक्त करना चाहता हूं। मैंने घर घर जाकर वोट मांगा है, घर घर जाकर मैंने मत मांगा और सबसे यही कहा है कि मैं कटिहार को बेरोजगारी से मुक्त करूंगा। मैं गवर्नमेंट का समर्थन से, समाज का साथ से मैं बड़े बड़े कारखाने लगवाऊंगा जिससे हमारी कटिहार की बेरोजगारी खत्म होगी। जो हमारा कटिहार से उद्योग विलुप्त हो चुका है, मैं उससे अधिक बड़े बड़े कारखाने लगवाकर कटिहार की बेरोजगारी दूर करूंगा। और जब तक कटिहार की बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक हम लोग सभी समाज के वासी, सभी मतदाता सुखी संपन्न नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे में प्रेम नहीं रहेगा। चलिए, धन्यवाद। अब जानना चाहेंगे समीर जी से कि समीर जी, आप मुझे ये बताइए कि आप जनता को ये बताएं कि जनता आपको चुने, क्या कारण है, किन मुद्दों के कारण चुने आपको? पहला मुद्दा है विकास। आज के समय में मेरा कटिहार कृषि प्रधान जिला है और यहाँ की सुविधाओं के कारण से, जैसे बिजली नहीं रहना, कृषि विकास नहीं होना, पलायन की बड़ी समस्या है, जो कि वर्तमान में
विधायक रह चुके हैं उनके द्वारा नहीं विकास किया गया, जिससे कि पलायन नहीं रुका। मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के विगत 10 वर्षों में इतना अभाव रहा जो कृषि का विकास हुआ ही नहीं। इस कारण से मैं जनता से वोट मांग रहा हूं और जनता के विकास के लिए मैं अपने मुद्दे जो लाया हूं वो दिखाना चाहता हूं। समीर जी, जहाँ तक हम लोगों को मालूम है कि आप इस चुनाव से पूर्व आरएसएस में जुड़े हुए थे जी, और आरएसएस बीजेपी के समान चलने वाली एक विचारधारा की संघ है, और संघ में रहने के बावजूद आज आप संघ से अलग होकर बीजेपी के सामने खड़े हैं एक प्रतिद्वंदी बनकर। तो क्या लगता है किन मतभेदों के कारण आज आप उनके सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हैं? कारण ये हुआ कि विगत 10 वर्षों से जो विधायक मेरे बड़े भाई तारकिशोर प्रसाद जी हैं, विकास सिर्फ मैंने कुछ खास जगहों पर ही करते आ रहे हैं। वो चीज़ हम किसानों के लिए कुछ नहीं विकास हुआ, मजदूरों के लिए विकास नहीं हुआ, मजदूरों का यहाँ से पलायन नहीं रुक रहा है। और शहरी क्षेत्रों में सिर्फ रोड के बगल में विकास करने से नहीं होगा, आप गली गली का विकास करेंगे तभी विकास हो सकता है। और जब वर्तमान में मतभेद होना सुनिश्चित था, क्योंकि संघ का सोच एक अलग है, क्योंकि वहाँ सभी समान हैं, और जब भी पार्टी विशेष पर आइएगा तो वो वहाँ का सोच अलग है। इसलिए मुझे संघ के द्वारा। चलिए, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। एक पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल जी नाम है इनका, मिर्चाई बाड़ी से जुड़े हैं। जी राहुल जी, बताइए कि क्या सवाल है और किससे सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल दोनों ही प्रत्याशियों से है। जी मेरा सवाल यह है कि वो कटिहार की जनता को क्या देंगे, किस मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं वो। और दूसरा नंबर ये है कि वो उनका जब अगर हम उन्हें वोट देते हैं तो उनका अगले बार सवाल ये कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो फिर बोलेंगे कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम कटिहार का विकास नहीं कर सके। तो ऐसे प्रत्याशियों को हम क्यों वोट दें? चलिए समीर जी, जनता जिस तरह से आपसे सवाल पूछना चाह रही है कि किन मुद्दों के कारण वो आपके साथ आए या आपको चुने, आपको अपना प्रतिनिधि माने, कि क्या कोई ऐसा आपने कोई मुद्दा बना के रखा है, कोई कार्यक्षेत्र बना के रखा है जिसके द्वारा जो जनता चुनने के बाद आप उस कार्य को करने वाले हैं? जी, मैं कृषि के क्षेत्र में 2000 से काम कर रहा हूँ। मेरे पूर्वज के द्वारा कृषि में मैं इंटर करने के बाद खेती की तरफ मुड़ा, और वहाँ से खेती शुरू होने के बाद पलायन की रोक के लिए मैंने किसानों के बीच में बहुत सा काम किया है। 2006 में आत्मा यहाँ गठित हुई कटिहार में, उसके द्वारा कटिहार में बहुत सारा कार्यक्रम मेरा चला। ईटीवी पर मेरा कार्यक्रम हुआ था, किसानों अन्नदाता कार्यक्रम में, जिस पर मैं उत्पादन दिखा रहा था। जैसे कि मेरा गेहूं का उत्पादन है डीरम वेराइटी 45 कुंटल 20 केजी, जबकि भारत सरकार का है 17 कुंटल और वर्ल्ड रिकॉर्ड है 21 कुंटल। लेकिन मैंने जो उत्पादन किया श्रीविधि के तहत गेहूं का खेती, तो वो 45 कुंटल 20 केजी पर एकड़ गया। और इससे मुझे किसानों के बीच में काम करने में बहुत सा अच्छा समय लगा और मौका भी मिला, क्योंकि मैं बहुत सा किसान आयोग में जैसे चकबंदी ये सब मुद्दे उठाकर किसान के बीच में लाया हूं, और चकबंदी चालू हुई जो कि लालू जी के रीजन में बंद करवा दी गई थी। दूसरी, कटिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना एवं युवाओं के भविष्य के लिए विश्वविद्यालय, क्योंकि आप देखते हैं कि मधेपुरा यूनिवर्सिटी होने के कारण 3 साल का सेशन आप 5 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर आज हम कटिहार में इसकी स्थापना कराएं तो आपका निश्चित तौर पर 3 साल में आप सेशन कंप्लीट करेंगे तो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। और हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी कटिहार में स्थापना हो। उसके अलावा पटना उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच की स्थापना का पूर्ण प्रयास है मेरा, जो कटिहार में हो। कटिहार का खोया हुआ गौरव औद्योगिक विकास, यहाँ विकास बहुत कुछ हो सकता है। डेयरी प्रोजेक्ट आ सकता है, मछली पालन हो सकता है, जो किसानों के बीच में हो सकता है। आपका उद्योग बहुत ऐसा उद्योग है कि जिसके बारे में कि आम जनता जानती ही नहीं है, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जैसे नाबार्ड के द्वारा है, कृषि विभाग के द्वारा है,
वो आप जानते ही नहीं हैं। आप छोटा से छोटा भी ले सकते हैं और 5 करोड़ तक का भी लोन आपको हो सकता है। चलिए कार्यक्रम में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, तारकिशोर प्रसाद शाह। आइए उनसे बात करते हैं। जी तारकिशोर जी, चलिए हमारे साथ उनका संपर्क टूट गया, लेकिन मनोज जी अब आपसे जाना चाहेंगे, क्या आप बताएं कि आपके पास कोई ऐसा रोज प्रोजेक्ट बना के आपने रखा है या कोई काम करने का विशेष तरीका बना के रखा है जिसके कारण जनता आपको चुने? जनता के लिए मैं एक अफसर हूँ। जहाँ इसे ठुकराती है जनता का अफसर जाती है, और जनता से मैं कहना चाहता हूँ अफसर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। और मैं जनता के लिए एक चकित करने वाली कहानी हूँ, क्योंकि मैं एक ठेला चालक, एक अंडा बेचने वाला, एक भुजा बेचने वाला, एक साइकिल बनाने वाला, वो आज करोड़पति है। तो किस प्रकार हमारी वृद्धि हुई? तो मैं कारखाने क्षेत्र में गया। कारखाने से ही हमारे समाज, हमारे कटिहार की विकास हो सकती है। देखा जाए तो अभी हमारे कटिहार में बेरोजगारी 77% है। 77% बेरोजगारी है युवा मेल फीमेल की। उनको रोजगार मुहैया करवाना सरकार के बस में भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट बस में नहीं, उनके पास उनकी कुर्सी नहीं है। तो मैंने फैसला किया मैं कटिहार का विकास करूंगा कारखाना लगवाकर। मैंने अपने हाथों से मैं 7-8 कारखाने में लगवाया हूँ। कुछ फारबिसगंज में, कुछ पूर्णिया में, कुटीर उद्योग भी लगवाया है। मैंने जब इसका रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करने के लिए मैं देहरादून गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, सभी मतलब जहाँ जहाँ जो आइटम देखा बनते हुए, स्टील फैक्ट्री गया, स्टील फैक्ट्री के बाद कपड़ों का मिल भी गया। मैंने देखा कि जब ये शहरों में हो सकती है, पटना शहरों में हो सकती है, कोलकाता में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है और सब जगह हो सकती है, तो हमारे कटिहार में क्यों नहीं सकती है? हमारे विधायक जो बने हैं, हमारे विधायक जो हैं अभी और जो थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज वो लोग जहां ऐसा करते, हमारे कटिहार में बेरोजगारी नहीं रहती और मैं इस प्रकार भटकता नहीं। और हमारे समाज के युवा जो अभी गलत कार्य कर रहे हैं, तो कहते हैं भरा है पेट तो संसार जगमगाता है, खाली है पेट तो ईमान डगमगाता है। तो आज जो गलत गलत कामों को ये लोग पकड़ रहे हैं, गलत गलत काम को कर रहे हैं, तो ये खाली पेट का नतीजा है। नेता जो हैं उनसे वोट लेते हैं, लेकिन उनके विकास के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आज जो प्राइवेट जॉब लड़के लड़कियों लोग जाते हैं, तो आप लोग बराबर पेपर न्यूज में सभी में सुनते होंगे कि उस लड़कियों के साथ बलात्कार हुई, उनके साथ छेड़खानी हुई, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुई। बहुत सारी बातें सुनने को मिलता है। जहां हमारे कटिहार में जहां रोजगार होता, तो क्या ऐसा सुनने हमारे कटिहार के बच्चों या दोस्तों, साथियों, मित्रों के बारे में सुनने को मिलता? नहीं मिलता। तो कोई रोड मैप है आपके पास जिसके कारण कटिहार का विकास हो सके? बताना चाह रहा हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कटिहार में कारखाने लगवाऊंगा। गवर्नमेंट कारखाने लगवाने के लिए हमें सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके साथ साथ वो जमीन भी मुहैया करवाती है। इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहते हैं आप, जमीन भी मुहैया करवाती है। और गवर्नमेंट उसमें जो है टैक्स भी कम लगाती है। और हमारे कटिहार में इस गवर्नमेंट उद्योग विभाग के बारे में कोई युवा सही प्रकार से नहीं जान रहे हैं। चलिए हमारे साथ इस वक्त रामपाड़ा से हमारी बात को पूरी तरह जी, हाँ जी वसीम जी, जी वसीम जी पूछिए, किनसे आपका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? सर हमको पूछना ये है सर कि ये जो रोजगार का बात कर रहे सर, जी
तो सर मेरा कहने का मतलब सर रोजगार यहाँ मतलब बिहार में है ही है सर, मतलब रोजगार होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को रोजगार मिलना चाहिए सर। ठीक है सर, तो मतलब हर एक रोजगार, बेरोजगार अभी इधर उधर हो रहा है, मतलब रोजगार होना चाहिए सर, मेरा कहने का ये मतलब है सर। चलिए धन्यवाद जी। तो ये जो हसीन जी थे, इनका कहना है कि रोजगार के क्षेत्र के में अवसर प्रदान किया जाए युवाओं को, इसके लिए कोई व्यवस्था अगर हो तो उसके बारे में ये लोग जानना चाहते हैं। मेरे पास रोजगार लगाने की सरकार के समर्थन से और समाज के साथ से बहुत बड़ा जरिया है, उसे जनता समझे और हमारा साथ दे। मैं आने वाले 5 सालों में किसी युवा को बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा, किसी भी युवा नहीं, जो हमारे चाचा भी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। कटिहार में आने वाले 5 सालों में हमें मसीहा का नाम देंगे कटिहार वासी, पूरा कटिहार जितने भी जनता है हमको मसीहा का नाम देंगे। मैं जनता से ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य कटिहार नहीं है, हमारा लक्ष्य पूरा कटिहार है, पूरा बिहार हमारा लक्ष्य है। मैं चाहता हूँ जिस जगह भी सीएम नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कटिहार हमको मसीहा बनाए, मैं उस जगह पे जाऊँ। चलिए, तो ये मनोज जी के विचार थे। अब समीर जी से जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं। और हमारे साथ तो एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, संतोष सिंह जी। जी संतोष जी, बताइए कि आप अपने प्रतिनिधि से क्या चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मनोज जी, बताएं अपना सवाल। हाँ हेलो जी मनोज जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, अपने सवाल बताएं। हाँ, हम जदयू का वोटर है जी, लेकिन लालू के साथ जाने के बाद हम नहीं देना चाह रहे जदयू को। जी आपका सवाल क्या है मनोज जी? तो हम जदयू के इनसे पूछना चाह रहे हैं क्या करके हम लोग के इस पर उनका क्या है? चलिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता जानना चाहती है कि क्या जहाँ रोजगार के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या आपने कोई रोड मैप बना के रखा है कि जनता को रोजगार को लेकर कुछ व्यवस्था प्रदान की जाएगी? मेरे व्यवस्था में पूर्ण रूपेण एक भी परिवार बेरोजगार नहीं रह सकता है। अगर आप मुझे जिताते हैं तो सबसे पहले कृषि को मैं इतना बढ़ावा दूं जो पंजाब से आगे जाए। उससे क्या होगा कि आपके पास ज़मीन रहते हुए आप यहाँ से 6,000 रुपये महीना कमाने के लिए पंजाब जा रहे हैं, लेकिन अगर 1 एकड़ में सही ढंग से खेती किया जाए तो आप 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं 1 साल में। वो ऐसे कि 20 गाय की डेयरी आती है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नया टोला से रितेश जी। जी रितेश जी, बताएं किनसे आपका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं आप? चलिए, शायद उनसे मेरा संपर्क टूट गया है। जी, आप जो बात कह रहे थे कि रोजगार को लेकर केवल कृषि में, क्या कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आपने सोच रखा है? निश्चित जी बताएं। आप कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं, ग्रामीण गोदाम खोल सकते हैं। वो ग्रामीण गोदाम में 25% आपको सरकार से सब्सिडी नाबार्ड से हम दिलवा सकते हैं। उसके बाद बैंक आपको लोन देगी, 25% आपको अपना लगाना है। उसके बाद आप खाद बीज का दुकान खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार आपको सिर्फ सर्टिफिकेट पर 10 लाख तक लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम संगठित नहीं होते हैं, इस कारण से ये नहीं हो रहा है। आज अगर विधायक एमपी सही ढंग से अपने क्षेत्र में काम करे तो एक भी युवा कौन कहे, बुजुर्ग भी बाहर नहीं जाएंगे। आज आम्रपाली में देखिए या अन्य ट्रेनें जो हैं उसमें देखिएगा कि पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आपको सबसे पहले कृषि से लेकर के उद्योग का निश्चित तौर पर स्थापना करना होगा और मैं करवाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पूर्व में शिक्षा मंत्री रहते हुए यूनिवर्सिटी आप कटिहार में स्थापित नहीं करा सके। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बनियाटोला से रितेश जी। जी रितेश जी, बताएं क्या है आपका सवाल और किससे है सवाल? हमारा सवाल बल्लेबाज साहब से जी फिर जो खड़े हैं उनसे है जी कि वे कटिहार के सौंदर्यीकरण के लिए क्या सवाल, क्या मुद्दे हैं? जी समीर जी, तो क्या विकास कर सकते हैं? इनका सवाल है कि कटिहार के सौंदर्यीकरण के लिए क्या कोई योजना आपने बना रखा है? निश्चित। सबसे पहले मैं जाम की समस्या के लिए राजेंद्र रोड जो है उससे
रेलवे पर ओवरब्रिज बनवाने का पूर्ण प्रयास करूंगा जो 2 साल के अंदर हो जाए। दूसरी समस्या कि आपका जहां जहां जाम लग रहा है, जैसे कि दुर्गा स्थान में 2-2 लाइनें क्रॉस की हैं, वहां भी जाम लगता है, जिससे कि बाजार में बहुत समस्याएं होती हैं परिवहन चलाने वाले को, तो वहां भी होना चाहिए। उसके बाद बाजार के अंदर में बस स्टैंड यहां से हटा के अन्य जहां सरकार ले जाए, जैसे सुन रहे हैं मनसाही की तरफ ले जाएंगी, तो इसको टेम्पू स्टैंड में स्थापित करने से क्या होगा, बाजार में रोड के बगल में जो आपका भीड़ लगता है वो बंद करवाएंगे, जिससे कि गाड़ी आप वहां लगाए और टैक्स 5 रुपये का करके आपको सुरक्षित भी रहा गाड़ी, और भर दिन आप बाजार कीजिए कि काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं यहाँ बहुत कम हैं। आज यहाँ के बच्चे राजस्थान में जाते हैं पढ़ने के लिए, दक्षिण भारत जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अगर यहाँ के सभी कोशिश किया जाए तो वो यहाँ भी खुल सकता है। तीसरी, यहाँ से सीधी ट्रेनें सारी बंद हो चुकी हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के लिए हो या दिल्ली के लिए हो, डायरेक्ट कटिहार से अब कोई ट्रेनें एक। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं मुफरगंज से, फैयाज खान जी। फैयाज जी बताइए किनसे आपका सवाल है और क्या सवाल है? हेलो जी बताइए, आपको हम सुन पा रहे हैं। हमारा कहना है कि राम प्रकाश महतो जी, चलिए इनसे वो बार बार दल बदल के क्यों लड़ते वोट? चलिए इनसे शायद ये सवाल क्या किए हैं कटिहार के लिए, इसका जवाब दे। चलिए, मतलब जनता का पूछना चाहती है कि जो लोग कटिहार में इस बार चुनाव में खड़े हैं, कटिहार के विकास के लिए क्या मुद्दा लेकर आए हैं और अपने जनप्रतिनिधि में वो क्या ऐसा खास देखते हैं जिनसे उनका चुनाव करें? पहला बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिसे भी आप चुने, तो जैसे पानी की समस्या है, नगर निगम इतना दिन हो गया चालू होना, आप टैक्स तो नगर निगम के लेते हैं, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में देखिए जी कि पानी निकालने के लिए जो मोटर व्यवस्था किया गया है, जैसे रेलवे का है, पानी खींच के कोसी से आता है और पोखरा में जमा होता है, फिल्टरिंग होके जाता है। उसी तरह अगर फिल्टरिंग के लिए बनाया जाए, व्यवस्था किया जाए, तो शहर में जो वर्षा हुआ और पानी जमा हुआ 20 मिनट के अंदर में आपका शहर खाली हो सकता है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। वो सबसे पहले मैं करवाऊंगा कि पूरे कटिहार में पानी नहीं लगे, वो जो कमर भर पानी लगता है। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, संतोष जी। जी संतोष जी बताइए क्या है सवाल और किनसे आपका सवाल है? मेरा उठा सवाल है सर, दोनों कैंडिडेट है जी। कि हम लोग गांधीनगर में रहते हुए भी आयरन वाला पानी पीने के लिए विवश है जी, प्लस कोई नाला का कोई व्यवस्था नहीं है, बगल में पूरा गंदगी फैला हुआ है। लगभग कैंडिडेट से डोर टू डोर जाकर के हम लोग बोल चुके हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। महतो जी के यहाँ भी हम लोग गए हुए थे। चलिए, तो आप लोगों का क्या ये है कि हम ये गांधी नगर से कॉलर थे और उनकी सबसे बड़ी समस्या है आयरन वाली पानी पीने को ये लोग मजबूर हैं। तो क्या कोई इसको लेकर आप लोगों ने कोई योजना बना रखा है कि कटिहार वासियों को या जहां ऐसे लोग हैं जो इस परिस्थिति में हैं, तो उनके सुधार के लिए कोई योजना है आपके लोगों के पास? जहाँ तक की बात है आयरन की पानी, तो उसके लिए आपने पानी का पाइप है जो जितना गलाते हैं उससे अधिक गलानी होगी। जैसे हमारे कटिहार में 20 फीट पाइप गलाया जाता है, पानी आ जाती है, जो कि झारखंड में नहीं होती, जो और जगह पे नहीं होती है। लेकिन जहाँ हम जहाँ उसको 40 फीट और गला दें तो पानी साफ आने लगती है। हमारा नहीं, ये तो केवल पाइप गलाने की बात नहीं, क्या उसके सफाई के लिए जो उस पानी को पीने को मजबूर हैं, वैसे इस परेशानी से निजात कराने के लिए क्या कोई व्यवस्था है या कोई योजना है आपके पास? उसके लिए तो पानी रिफाइनरी करनी होगी। रिफाइन की तो बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारा फिल्टर निकले हुए हैं और रिफाइन होता है पानी। तो अभी हम लोग देख लिया जाए तो हमारे शहर में, जिस शहर में है वो अभी गांधी नगर में है, तो वहाँ पे तो अधिकतर लोग पानी खरीद के ही पीते हैं, जो फिल्टरिंग किया हुआ जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, तो उस पानी को तो पीना ही होगा।
चलिए, इनके पास इस समस्या का समाधान नहीं है फिलहाल अभी कोई योजना इन्होंने बना नहीं रखा है। चलिए समीर जी से जानते हैं, क्या समीर जी आपके पास कोई ऐसी योजना है जो लोग इस पानी को पीने को मजबूर हैं, उनको इस मजबूरी से निजात दिला सके? सबसे पहले कलेक्ट्रेट के पीछे में आपका जो पानी सफाई के लिए बना हुआ है उसको चालू करवाएंगे, क्योंकि वो पूरे शहर में लगभग सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कटिहार के इस तरफ बाजार के तरफ किसी न किसी जगह बिहार सरकार की ज़मीन है, जो वहाँ पर फिर वह उसी तरह का सिस्टम जो है वो हम 2 साल के अंदर में चालू करवा देंगे। चलिए, जहाँ तक सबसे पहले आपने बात की कि पलायन की, तो क्या पलायन रोकने के लिए कोई आप लोगों ने योजना बना रखी है जो जिसके अगर उसको क्रियान्वयन किया जाए तो वो जो पलायन लगातार जारी है उसको रोका जा सकेगा? क्या कोई ऐसी योजना है? जी है। सबसे पहले आज के समय में जो गरीब हैं उन्हें आपको बैंक के द्वारा सहयोग करा के, चाहे टेम्पो हो या ट्रैक्टर हो या जितने भी औद्योगिक चीज़ें हैं जिससे कि 2 रुपये का अर्जन हो सकता है, उसके लिए बैंक से फाइनेंस करवा के और चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं रितेश शाह जी नया टोला से। जी रितेश जी, बताइए किनसे आपका सवाल और क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे पीएमसी के हेलो। हाँ जी बोलिए। चलिए, इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो जो आप जिस योजना के बारे में बता रहे थे पलायन को रोकने के लिए, तो क्या कोई योजना है आपके पास? मेरा कोशिश होगा, जैसे कि मैं पूर्व में 12% किसानों को या अन्य लोन के लिए 12% ब्याज लिया जाता था। जब मैं किसान श्री चुना गया उसके बाद किसान आयोग जाने लगा, तो किसान आयोग में मैंने मुद्दा उठाया तो वो 7% पर आया। उसके बाद फिर उसको 3% पर मुद्दे को उठाते उठाते किसान आयोग में अध्यक्ष होते थे रामाधार सिंह जी, उस समय हम उठाए थे पूरी तत्परता से। 5 मुद्दे मेरा था: बिजली, कृषि लोन, चकबंदी, शिक्षा और आपका जाके वृद्धों को सम्मानजनक स्थान परिवार के अंदर होना चाहिए, इसके लिए हम लोग कार्यरत थे। तो उसमें तो मेरा 3 काम निश्चित तौर पर सक्सेस हुआ। उस समय चकबंदी की मुद्दा जो उठाए थे वो चालू हुआ। दूसरी मुद्दा बिजली और पानी, तो ये मुद्दा में बिजली में तो सुधार हुआ, थोड़ा सुधार हुआ, और पानी में नहर का सफाई हुआ लेकिन पानी चालू नहीं हुआ। ठीक है। और आपका चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं गौशाला से, राहुल जी हैं। जी राहुल जी, पूछिए क्या आपका सवाल है? ये मेरा सवाल ये है जी, इलेक्शन के टाइम में ही सब भाई लोगों को जो है मतलब विकास के नाम पे तो और सबके नाम पे जो है वोट मांगने का मतलब ये हो गया। ठीक है, इन लोगों के हाथ में 5 साल रहता, 5 साल रहने के बावजूद एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तो वादे पे वादे किए जाते हैं। ठीक है, मेरा इनसे ये कहना है कि आप अभी जो घूम रहे हैं, ठीक है, 50 साल से देख रहे हैं, कम से कम हम लोगों के बारे में सोचिए। हम लोग ग्रेजुएट लड़का हो कि भी मजदूरी का काम करते हैं। ये हम लोगों के बारे में आप लोग सोचते ही नहीं, तो आप लोगों के बारे में हम लोग कैसे सोच रहे? जी तो जहाँ तक नए युवा हैं, युवाओं के अंदर एक कुंठित भावना हो गई है कि जब चुनाव आता है तो नेता आते हैं और नेता बार बार रोजगार, विकास, इन सभी मुद्दों की बात कहते हैं, लेकिन बस इस बात को चुनाव में ही किया जाता है। उसके बाद ये बात बस बात बनकर रह जाती है। इसलिए अब लोग मजबूर हो गए हैं कि कैसे उन बातों पर विश्वास करें जिन बातों को चुनाव में कहा जाता है। जी मनोज जी, बताएं कि लोग कैसे इस बात पर विश्वास करें? ये जो राजनीति कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक और प्रेजेंट विधायक अभी जो हैं, ये लोग सिर्फ और हमारे मोदी जी को देखिए ऊपर से ही, वो सिर्फ सपने दिखाने का काम कर रहे हैं।
सिर्फ सपना दिखा रहे। 15 लाख का भी सपना था, वो भी खत्म हो गया, 15 पैसे में आफत हो गई। और मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं सबको, मैं वादा नहीं कर रहा हूं किसी भी मतदाता से। ये हमारा लक्ष्य है, मैंने पहले ही बताया था। हमारा कटिहार सोच को नहीं, कटिहार के सोच को लेके नहीं है, हमारा सोच पूरे बिहार को लेके है। मैं कटिहार को के सभी मतदाताओं को बोलना और कहना चाहता हूं, कभी किसी उम्मीदवार ने ये शब्द नहीं कहा होगा जो मैं कह रहा हूं। मैं मजदूर हूं, इसीलिए मैं सबके सामने ये बात रख रहा हूं कि मैं कटिहार में विकास करना चाहता हूं। विकास करने का मौका दे, नम्र निवेदन भी करता हूं। हमारे पास जरिया है, कहते हैं कि पेटारा जब खुलती है तो बात बाहर होने के बाद उसके तोड़ जोड़ में लग जाते हैं, और जिसका पिटारा होता है उसका मन दिमाग वो डाइवर्ट हो जाता है, वो भटक जाता है, वो कार्य को पूरा नहीं कर सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अगर 2 साल में 10 से अधिक कारखाने नहीं लगवाया तो पूरी जनताओं के समाज का जूता मेरा सर होगा। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, पूरी समाज का जूता मेरा सर होगा। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी वाली कार्रवाई नहीं होगी। और ये आज तक किसी नेता ने नहीं कहा होगा। अपने इज्जत बचाने के लिए चलता है सभी कोई। हमारा मजदूर हो इसलिए हमारा इज्जत नहीं है, ये बात सभी नेताओं ने साबित कर दिया है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे पासवान जी हो, या लालू यादव हो, कांग्रेस के हो। मजदूर के बारे में सोचना तो उन लोगों को तो है ही नहीं। मजदूर से जीते हैं, मजदूर से जीते। पासवान जी कहते हैं मैं महादलित का नेता हूं, लेकिन महादलित के बारे में सोचना नहीं है। वो कहे थे कि मैं हर एक घर में, जिस घर में रोशनी नहीं मैं वहाँ रोशनी जलाऊंगा। और रोशनी क्या, वहाँ तो दीपक में आफत के आसन थे। मैंने जब गांव गांव घूमा तो बात कहा जाए, हमारी हृदय रो पड़ी, हमारे आंखों में आंसू नहीं आती है, हमारे आंखों में आंसू नहीं आते, मैं हृदय रो पड़ा। ने कहा ये क्या पासवान जी, दिली दिल कहा मैं। पासवान जी आपने कहा था, अभी इस आपने कहा था। एक और कॉलर जुड़े हैं जी, समीर जी। जी अपना सवाल पूछिए समीर जी। चलिए शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जी बताइए, आप जो क्या बात कह रहे थे। तो पासवान जी कहे थे मैं घर घर में रोशनी दूंगा। और हमारे कटिहार में 13 पंचायत हैं, 45 वार्ड है। जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में घूमा तो किसी घर में बिजली नहीं थी। उनका शब्द झूठा हो गया। वहां दलित के नेता कहलाते हैं लेकिन विकास कुछ नहीं। चलिए हमारे साथ इस वक्त और एक कॉलर जुड़े हैं नया टोला से, सोनू जी। जी सोनू जी पूछिए, क्या है आपका सवाल। मेरा सवाल ये है जी कि जो सफाई का अभी मुद्दा है पूरे शहर में, जी। अमला टोला में, क्या उस विषय पे क्या कहना है इन लोगों का। चलिए तो ये जानना चाहते हैं कि जो सफाई की यहाँ पर व्यवस्था है, क्या उसको लेकर आप लोगों ने कोई योजना बना रखी है। सबसे पहले नगर निगम के द्वारा ये सफाई की व्यवस्था होनी थी। इतना फंड आया हुआ है, आज तक उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जो ये दायित्व किनका है। आप टैक्स कौन लेते हैं। नगर निगम के द्वारा टैक्स वसूला जाता है। मेरा कृषि क्षेत्र में नगर निगम में जो कृषि भूमि है उसका टैक्स आप इतना बढ़ा दिया जो किसान आप जमीन बेचने के लिए विवश है। जनता दोषारोपण नहीं चाहती है, जनता चाहती है। क्या इसको लेकर आपने कोई योजना बना रखा है। जी, मैं सबसे पहले आपको बताया था कि जैसे दिल्ली कलकत्ता में सीवर पाइपलाइन बिछाया जाता है और पानी को निकाला जाता है, वो सबसे पहले मैं वो करवाऊंगा अपने क्षेत्र में। और सिर्फ रोड के बगल का विकास होने से नहीं विकास होता है, गली गली आपका जो रोड नहीं बना हुआ है, नालियां नहीं बनी हुई हैं, उसका सबसे पहले विकास होना चाहिए। वो मैं सबसे पहले करवाऊंगा। क्योंकि मैं जितने भी क्षेत्र में घूमा वहां तो मैं देखता हूं कि ना ही रोड है, ना ही नाला है, ना ही बिजली की व्यवस्था है। वो मैं योजना बनाया हूं कि 1 साल के अंदर में मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो सिर्फ 365 दिन के अंदर मैं वहां कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए, तो इनके पास योजना, क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। देखिए, जहाँ तक की बात हुई सफाई की,
तो हमारे कटिहार में जनता भी जागरूक नहीं है। मोदी जी कहे थे और मोदी जी ने झाड़ू भी लगाया था और उनके साथ हमारा पूरा भारत साथ दिया था सिर्फ 2 दिन के लिए। आपको पहले जागरूक होना पड़ेगा। आप जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, वहाँ मत फेंका कीजिए कुछ भी। कोई भी आपके घर में जब कूड़ा करकट निकलता है उसे एक बैग में करके, अभी जो एक आपका है जो कूड़ा समेटने वाला, वो 1 रुपया रोज लेता था, अभी शायद 2 रुपया ले रहा है। तो उनको दिया कीजिए। जहाँ आप वो आपके घर तक गए होंगे तो ठीक है ना, तो वो आपके घर तक जाएंगे। और आप रोड पे कहीं किनारे पे या कहीं मत फेंका कीजिए। एक बाल्टी रखा कीजिए, उसमें जमा करके रखा कीजिए और जब वो आए उनको दिया कीजिए। पहले आप जागरूक होइए। आप लोग जागरूक हो जाते हैं तो अभी जो हमारे 2 जो नेता थे पहले और जो नेता हैं वो ऐसा नहीं करते। हम लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए हमारे कटिहार में विकास नहीं है। नगर निगम है लेकिन 25 पैसे का विकास नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जागरूक होइएगा। आप सही मतदाता जागरूक होइएगा तो विकास तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। जैसे हमारे भाई साहब उम्मीदवार झाजी जी बोले कि है जो रोड, नाली, बिजली, पानी, तो मैं इन पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं ये सब बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे जहां कारखानाएं होती है वहां बिजली दौड़े चले आती है, रोड भी दौड़े चली आती है। पानी की तो बात ही नहीं, वो तो उनको तो आना ही है और नाला का तो होना ही है, क्योंकि उनसे गंदगी निकलेगी जो कारखाने होंगे। तो मैं कटिहार को स्वर्ण दे रहा हूं, मैं कटिहार को स्वर्ण दे रहा हूं, सोना दे रहा हूं। मैं कटिहार को सोना दे रहा हूं। कटिहार को समझना चाहिए, सभी मतदाताओं को सोचना चाहिए। हमारे कटिहार जो बेरोजगारी से पीड़ित है, न कि रोड, नाले, बिजली से, पेट में कुछ नहीं रहेगा तो हमारा बिजली भी कोई काम का नहीं रहेगा, नाला भी कोई काम का नहीं रहेगा, रोड भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो पहले बेरोजगारी को दूर करना होगा। समस्या पहले पेट है और इस पेट की समस्या को कोई नहीं समझ रहे हैं। मैंने देखा है पेट की समस्या को। जहां मैंने वो देखा है, वो दर्द दुख मैं झेला हूं। मैं ठेला चालक, ठेला घिंचा हूं, अंडा बेचा हूं, भुज्जा बेचा हूं, बहुत सारे छोटे दूसरे के पास 2000 में नौकरी किया है। मैंने दूसरे का ठेला मैंने वो दर्द देखा है। मैंने उसी समय डिसाइड किया था। और जब मैंने पीएम प्रधानमंत्री की बात सुनी, चाय बेचने वाला पीएम हो सकता है, तो मैंने फैसला किया कि एक ठेला चालक विधायक क्यों नहीं हो सकता है। जहाँ एक ठेला चालक विधायक होता है, कटिहार कोई नूर बनेगा। जहाँ तक जैसे कि आपने कहा कि आपने ठेला खींचा है, आपने समाज के में रहकर सारे कामों को सीखा है, तो क्या कोई ऐसी योजना है जो लोग अभी रोजगार पाने के लिए बदर बदर भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार इन जगहों पर मुहैया हो सकेगा? मैंने केवल कारखाने लगा देने से रोजगार की समस्या दूर नहीं हो जानी है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था है जिसका आपने देखिए योजना बना रखा? कारखाने लगाने से ही हमारे कटिहार की बेरोजगारी दूर होगी। मैं कटिहार में कुटीर उद्योग या छोटे छोटे उद्योग नहीं लगवा रहा हूं। और कटिहार में जो कारखाने अभी मौजूद हैं वो कारखाने कोई काम के नहीं। हमारे जो भी कारखाने लगेंगे उसमें 1000 से अब मजदूर काम करेंगे। और हमारे पास एक जरिया है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है, मनोज जी। हमारी पूरी बात को सुनिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हमारे पास जो जरिया है, मैं जो कारखाने लगवाने जा रहा हूं, मैं पहले कहा था मैं गवर्नमेंट का साथ, सरकार के समर्थन से और समाज का साथ लेकर मैं कारखाने लगवाऊंगा। मैं जो एक कारखाने लगवाने जा रहा हूं समाज के साथ लेकर, इसमें एक मालिक नहीं होंगे। और इसमें हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मनोज यादव जी दुर्गा स्थान से मौजूद हैं। जी मनोज जी, पूछिए, क्या है आपका सवाल? हेलो जी मनोज जी। हाँ, हम एक नंबर कोडी से बोल रहे हैं। जी बोलिए, क्या है आपका सवाल? कहना है कि 1971 के बाद जो कटिहार जिला बना, आज तक जितने भी एमएलए बने हैं, कोई भी पानी के मुद्दे पर विशेष किए कि यहाँ पर कितने किस्म की बीमारी है। जो आप भी जहाँ बैठे हुए हैं,
और आप लोग बाल बच्चा जितने भी हैं वो देखे हैं कि आज तक की बीमारी कहाँ से उत्पादन हुई? चलिए, तो इनका सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि जो यहाँ की पानी है, इस पानी से जो लोगों के बीच में रोग उत्पन्न होता है, क्या इसके समाधान के लिए कोई आप लोगों ने? पहला प्लान मेरा है जो कि शहर में मच्छर जो पैदा होता है वो पानी जमा होने, स्टॉक होने के कारण से ही हो रहा है। उसका तो मैंने पहले भी कहा कि ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे कि पानी 20 मिनट के अंदर पूरे शहर खाली हो जाए। ठीक है। दूसरी, पानी की जो आप कह रहे हैं कि आयरन के कारण से, उसके लिए आप एक पानी फिल्टर लगा हुआ है मिर्चावाड़ी में। दूसरी, कटिहार के इस पार मैंने रेलवे स्टेशन के पूरब में लगाने से इस तरफ का भी समस्या समाधान होगा। वो भी मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर आप जिताते हैं तो मैं 1 साल के अंदर में इस तरफ भी चालू कर दूंगा। चलिए, तो क्या आप बताएं मुझे मनोज जी कि जो लोग पानी के को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ लोग जो पानी के कारण रोग से ग्रसित होते हैं, क्या उनको खत्म करने के लिए या उनके समाधान के लिए कोई योजना है? देखिए, जैसे बात है जल जमाव की, पानी की समस्या पीने वाली भी है और जल हमारे शहर में जब बरसात होती है तो जल जमाव हो जाती है। जैसे हमारे बड़े भाई बोले, क्या मैं उसे 20 मिनट में पानी निकाल सकता हूँ? वो औषा उनके पास अपना हिसाब है। और मैं कहता हूँ जब तक कटिहार में नाला की सफाई सही रूप से नहीं होगी तब तक आदमी के घर में बीमारी उत्पन्न होती रहेगी। तो हमारे जो मेयर हैं उनको ये बात सोचना चाहिए कि विकास रूपी जो भी फंड आता है तो उनको सही प्रकार यूज और खर्च किया जाए। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि किसी पर दोष लगा कर। क्या आपने कोई योजना बना कर रखा है? देखिए, योजना तो इस विशेष पे योजना मैंने नहीं बनाया। मैंने योजना बनाया सिर्फ बेरोजगारी पे, और जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक सारा योजना विफल होगा। क्योंकि जब पलायन ही करते रहेंगे, प्रदेश विदेश ही जाते रहेंगे, तो उस पानी या रोड नाले का क्या फायदा? जहां एक और युवा शिक्षा को लेकर बार बार सवाल उठाते हैं कि यहाँ कोई शिक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है, और जो यहाँ पर फिलहाल में भी मौजूद कल कारखाने हैं जैसे जूट मिल हैं वो बंद पड़े हुए हैं, तो क्या शिक्षा के लिए कारखानों में जो बंद पड़े में जूट मिल्स हैं या अन्य कारखाने हैं, तो क्या उनको लेकर कोई आप लोगों ने खास योजना बना रखी है जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके? देखिए, कटिहार का अभी जो जूट मिल बंद है, जो फ्लावर मिल था भी वो भी विलुप्त हो गया। तो जूट मिल की समस्या है मजदूर, और हमारे कटिहार में जूट उत्पादन जो होती है इस बार बहुत कम मात्रा में हुई है। मजदूर भी समस्या है, उत्पादन भी समस्या है। जहाँ उत्पादन सही हो तो मिल चालू रहेगी, मजदूर बाहर से भी लाया जा सकता है। तो मैंने फैसला ये किया है कि वो कारखाने तो उद्योगपतियों का है, मैं उसमें जहाँ हाथ फैलाता हूँ, हाथ पांव फैलाता हूँ तो हमारी क्षति होगी। वो लोग बहुत समझदार आदमी है और मेरी बात को नहीं मानेंगे। मैं जो रास्ते ले जाऊंगा, और मैं चाहता हूं, मैं जो रास्ता बताया हूं कटिहार के मतदाताओं को कि मैं कारखाने लगवाऊंगा सबके साथ से। हमारे कारखाने में सभी मालिक होंगे, और जिस कारखाने में मालिक मजदूर होता है वो कारखाना कभी भी बंद नहीं होता है। मैंने गवर्नमेंट का साथ कहा, सरकार के समर्थन से और समाज के साथ से, दोनों का साथ लेकर मैं कारखाना लगवाऊंगा। और दोनों जहां साथ होते हैं तो वो कारखाना बंद नहीं होता। जो मालिक को मजदूर होते हैं वो कारखाना बंद नहीं होता है। और मैं जो कारखाने लगवाना चाह रहा हूं, रोजमर्रे की जीवन में जो चीज आप लोग पहनते हैं, खाते पीते हैं,
जिस पे बात करते हैं, जिस पे घूमते हैं, वो सब मैं कटिहार में बनाने जा रहा हूं। मैं मतदाताओं को कहना चाहूंगा, जीत या हार हमारी लक्ष्य नहीं, जीत या हार हमारी लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कटिहार को बेरोजगारी से मुक्त करना। कटिहार में आने वाले समय में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। चलिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इनके पास एक रोड मैप बना रखा है इन्होंने, जिससे कटिहार के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा सकें। आइए समीर जी से जानते हैं, क्या शिक्षा को लेकर क्या कोई उनके पास ऐसा रोड मैप है जो यहाँ के छात्र हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उन्हें शिक्षा के लिए कटिहार से बाहर जाना पड़ता है या कहीं बिहार से बाहर जाना पड़ता है, तो क्या इसके समाधान को लेकर क्या उन्होंने कोई रोड मैप बना रखा है? जी जी, मैंने रोड मैप बनाया है। कटिहार में सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना करना, जिससे कि यहाँ रोजगार के साथ साथ नौकरियाँ भी लगेंगी। आज तक मेरे कोसी के जोन या उत्तर बिहार में रेलवे की बोर्ड की स्थापना नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड का कटिहार में आप मांग करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कोई ऐसा यूनिवर्सिटी की स्थापना, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि आज के समय में एक गरीब भी चाहता कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े, क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ने से उतना बच्चा का विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि गांव में जो स्कूलें हैं वहाँ ये खिचड़ी जो पैदा हो गई है, वो खिचड़ी खाने में ही समय बर्बाद हो जाती है। आज अगर सरकार बच्चे को उसके अकाउंट खुलवा के उसी में पैसा दे दे और बच्चा अपने घर से अच्छा खाना लाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा विकास होता है। नहीं, जहाँ तक आपने खिचड़ी की बात कही, तो जब से ये खिचड़ी चालू हुआ है, कम से कम जो नए बच्चे हैं, जो बच्चों हैं, बच्चों में कम से कम स्कूल को लेकर एक जागरूकता अवश्य आई है। न पढ़ना तो कम से कम स्कूल से वो जुड़े तो अवश्य हैं। सिर्फ जुड़ा के क्या कर रहे हैं? वो शिक्षा नहीं है जिससे कि आपको रोजगार नहीं पैदा हो। वो तो आप वही कर रहे हैं कि अंगूठा छाप के जगह पर आप भैंस चराने वाले बना रहे हैं उसको। आज का मांग जो है वो 90%, जब तक आपका बच्चा नहीं अंक लाएगा तो वो क्या करेगा? मार्केट विश्व बाजार के स्तर से आप देखिए, वो जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो बच्चा भविष्य में कुछ कर पाएगा? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मतलब इसमें ही अच्छा काम कर सकते हैं? एकदम। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का स्तर अच्छा है, और जितना भी आप सरकारी स्कूल हैं वहाँ तो खिचड़ी खाने में आप समय बर्बाद करवा देते हैं। उसको बंद करवाइए और बच्चे के अकाउंट में पैसा दीजिए। जैसे आपने कहा कि मजदूर को नरेगा के तहत मजदूर के अकाउंट में पैसा देंगे, उसी तरह बच्चों को अकाउंट खुलवा के बच्चे के अकाउंट में पैसा दिलवा दीजिए। खिचड़ी ना बंद कीजिए 2 नंबर का धंधा। जो 2 नंबर का धंधा, उससे जो दूसरे आदमी कमा रहे हैं वो तो बेकार हो रहा है। चलिए, तो इनका कहना है कि अगर इस व्यवस्था को सही कर दिया जाएगा, सुदृढ़ कर दिया जाएगा, तो इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। थोड़ा समाधान होगा जी, पूरा नहीं, थोड़ा समाधान हो सकता है। क्या मनोज जी, आप इससे आश्वस्त हैं? देखिए, जैसे बड़े भाई कहें कि खिचड़ी के समस्या से बच्चे परेशान हैं, और नरेगा के तहत जो पैसा इन लोग को बात कही जहाँ दिया जाए, तो दिया जाए मतलब दिया जाए का अंत नहीं होता है, वो लंबा होता है। तो मैं कहता हूँ प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवार को, मैं भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ और जिस परिस्थिति में पढ़ा हूँ हमारा समाज, हमारा शहर वाकिफ है। तो जिससे जो 200 रुपये में मजदूरी करके आते हैं तो उनको 1000 रुपये वो स्कूल में कैसे देंगे? और 1000 रुपये कोई गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक बच्चे को नहीं देगी, क्योंकि जितनी मतदाता की जनसंख्या है उससे डबल बच्चों की जनसंख्या है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ नरेश शाह जी गामीटोला से जुड़े हैं। जी नरेश शाह जी, बताइए क्या है आपका सवाल? हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछे। हेलो जी, अपना सवाल पूछे, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, बोलना है कि कटिहार में जो बहुत दूर पीएचडी का पानी टैंकी जो बंद पड़ा है, तो इसके लिए उनका क्या सोच है?
चलिए, तो ये जानना चाहते हैं कि जो पानी को ये करने का जो व्यवस्था है कटिहार में मौजूद है, लेकिन वो व्यवस्था अब तक चालू नहीं हो पाया है, बंद पड़ा हुआ है, तो क्या उसको लेकर कोई योजना है आपके पास? जैसे फिर से बोला जाए, जो पानी को साफ करने के, प्यूरिफाइड करने की जो व्यवस्था कटिहार में मौजूद है, वो व्यवस्था अब तक बंद पड़ी है, क्या उसको लेकर कोई योजना है आपके पास? देखिए, जहाँ तक कि आप प्यूरिफाइड रेलवे की बात कर रहे हैं, प्यूरिफाइड रेलवे का ना, तो मैं योजना तो नहीं बना के रखा हूं। योजना बनाते हैं कमजोर लोग, मैं योजना नहीं बनाया हूं। मैं कहता हूं मैं उस प्यूरिफाइड को जो भी बंद पड़ा हुआ है उसे मैं चालू करवाऊंगा और सही स्थिति में लाऊंगा, और कटिहार में प्यूरिफाइड लगाने का प्रयास करूंगा। जब मैं विधायक बनता हूं, अपने कोष से भी एक प्यूरिफाइड लगाने का प्रयास करूंगा। चलिए, जहाँ तक बात है तो दोनों नेताओं से हम लोगों ने जाना उनकी राय। इनकी कुछ जगहों पर कुछ बातों को, कुछ मुद्दों को लेकर इन्होंने योजना भी बना रखा है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब तक उन्होंने कोई खास योजना नहीं बनाया है। फिलहाल चुनाव के इस खास कार्यक्रम नेता मांगे वोट को लेकर हम आज यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। लेकिन आप दो चीज़ छूट गया था जी। मैं कहना चाहता हूं मतदाताओं से कि जैसे मेरे बीजेपी वाले मतदाता भ्रम फैला रहे हैं कि समीर झा को बैठा रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी परिस्थिति में बैठने वाला नहीं हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और लड़ूंगा, और किसी भी बूथ पर मैं अपना कोई भी कार्यकर्ता को बैठाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं किसान के पास पैसा नहीं होता है। इसलिए आप सभी मतदाताओं से निवेदन है कि बूथ पर बल्लेबाज छाप पर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाए। चलिए, तो जनता, तो मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं, शायद आप लोगों ने पूरा परिचय हमारा नहीं समझा होगा, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। सभी को प्रणाम। मैं मनोज कुमार साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी, चारपाई छाप। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, नम्र निवेदन करना चाहूँगा, एक बार सबको देखा आपने, बार बार एक बार मनोज कुमार साहब। चलिए, तो इन अपीलों के साथ अब हम जनता से लेते हैं इजाज़त। कल फिर किसी नए लोगों के साथ और अपने अगले कार्यक्रम, नए कार्यक्रम के साथ, नए लोगों के साथ एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर होंगे, और आप अपने सवाल और अपने जवाब उन नेताओं की जुबानी सुन लेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केबीसी की खास पेशकश, नेता मांगे वोट।